अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इंडक्शन का एक सेशन रिजल्ट से पहले कर चुके थे। अब चूंकि चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी हैं, रिजल्ट आ गया है, कौन सेमीफाइनल में है कौन फाइनल में है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। स्टूडेंट्स को सब समझ में आ गया कि जी हमारा पर्चा निकला या नहीं निकला। तो अब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और क्रिस्प बातें आपके सीए फाइनल के हवाले से होंगी। वी वुड इंक्लूड 3 थिंग्स इनटू दिस ओवरऑल डिस्कशन। एक, आपका ये सारा इंडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि think इंडक्शन होगी, आप रजिस्टर होंगे, उसके बाद आप अपने पेपर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और वो 8 पेपर दे सकते हैं। कितने लोगों ने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया है कि हम सीए फाइनलिस्ट हैं? चलो एक ऑनेस्ट आया। कितने लोगों ने लिखा हम सीए फाइनलिस्ट हो चुके हैं? मेरे ख्याल से सीए फाइनलिस्ट कहा जाता है उसको जिसकी आर्टिकल्स स्टार्ट हुए हुए 1 साल हो गया है और वो एलिजिबल हो गया है फाइनल्स के पेपर देने के लिए। मुंडा एलिजिबल ही नहीं हुआ फाइनल का पर्चा देने के लिए और वो फेसबुक पे लिखता है जी असी सीए फाइनलिस्ट। तो खैर चलो, स्वैग तो अच्छा है, वो सीए फाइनलिस्ट। अब वो फुप्पी उप्पी को भी देख के लगता है लड़के ने कुछ बड़ा कर लिया है। स्टाइपेंड का अगर अमाउंट बता दें तो फुप्पो बोलेगी छे ये क्या है? कितनी 12-13 हजार रुपये स्टाइपेंड चल रही है अभी, तकरीबन यही कोई अमाउंट होगा। अच्छा 16,000 हो चुकी है, वाह यार, इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट। बहरहाल तो इंडक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत ही पर्टिकुलरली 2-3 चीजें, आपकी सीवीज हैं, इंटरव्यूज हैं, फर्म सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आज सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बिग 3 का वेट करें या जहां से आवाज आ रही है ज्वाइन करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट्स का कि जी फलां फर्म से ऑफर आ रही है, फलां फर्म से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी ज्वाइन कर लें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें या नहीं करें, क्योंकि फलाना फर्म का इंटरव्यू अभी बाकी है और हमने तो कसम खाई थी सीए में इंटर होते ही कि हमारा जीना मरना उनके साथ है। तो अब जब तक उनके साथ जीना मरना ना हो, हम इनके साथ कैसे वफा निभा सकते हैं? ये एक जहन बना हुआ होता है। तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो यही बना हुआ होता है और पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे केसेस देखने के बाद मेरी कुछ उस पर राय भी जो है वो कायम हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा हमारा एजेंडा आइटम आज के सेशन के लिए बिल्कुल पर्टिकुलरली होगा पेपर कॉम्बिनेशन। पेपर कॉम्बिनेशन में अब चूंकि आप सीए फाइनल की तरफ जाने वाले हैं और राइट आफ्टर द इंडक्शन प्रोसेस, जैसे ही आपका इंडक्शन प्रोसेस मुकम्मल होगा, आपके पास पहले की तरह आप 1.5 साल नहीं है, अब 1 साल का टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपने अपने इन पेपर्स की तैयारी करनी है। तो 2 पेपर लें, 3 लें, 4 लें, कितने पेपर्स लें, किस तरह से 12 को जो है वो जॉट डाउन करना है और सिलेक्ट करना है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। तो वो साइंस क्या है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं जो है वो इंतहाई मशकूर हूँ कि मैंने सर मुर्तजा कायद को इस सेशन में बुलाया उस पेपर कॉम्बिनेशन पे बात करने के लिए। और तीसरा, कुछ बातें सीए फाइनल की जर्नी यानी कि आर्टिकल्स की पूरी जर्नी आप किस तरह से लेकर चलेंगे तो एक अच्छे प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल्स के दौरान आपके पास पेपर्स देने की 5 अटेम्प्ट होती हैं टिपिकली। 1 साल के बाद पहली अटेम्प्ट होती है, उसके बाद फिर आप बाकी 2.5 साल लगा लो, कुल मिला के 5। और एक बिल्कुल आर्टिकल्स के साथ वाली अटेम्प्ट होती है कि मई या नवंबर में आर्टिकल्स खत्म हो रही होती है, जून और दिसंबर में एग्जाम होता है, बिल्कुल साथ वाली। तो कुल मिला के 5-6 अटेम्प्ट आपके पास होती हैं। अगर इन 5-6 अटेम्प्ट में खुदा ना खास्ता आपके पर्चे रुकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, थोड़े थोड़े निकलते हैं, इस तरह की कोई मामला होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो इज्जत अफजाई होगी वो कहाँ होगी? फर्म में। वहां तो आप जैसे बहुत होलसेल में फेल होते हैं ना लोग, 30-40% का अगर पासिंग क्राइटेरिया है तो मेजोरिटी क्या है? फेल है। तो आपको साथ बैठा हुआ कोई भी शख्स मिल जाएगा। मुझे याद है जब सीए फाइनल का रिजल्ट आता था तो फर्ग्यूसन के सेक्शन ए में जब हम बैठे होते थे तो ऑडिट हॉल में मेजोरिटी अवाम फेल होती थी और कोई 2-4 होते थे बेचारे मिठाई का डब्बा लेके घूम रहे होते थे, इस पार्टनर को गुलाब जामुन, उस पार्टनर को चमचम में, उनका पेपर निकल गया होता था तो वो जो मिठाई बांट रहे होते थे। तो मेजोरिटी हमेशा साथ होती थी दिल को दिलासा देने के लिए। मैं जिंदगी में पहली बार जब फेल हुआ था कैफ में, पहली बार मेरा पेपर हुआ था ऑडिट का 47 पे, दैट वाज द ओनली पेपर व्हिच आई बेसिकली गॉट फ्लंक्ड इन। लेकिन मैंने ये भी कंबाइन किया था, मेरा टाइम आया नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लोगों से बात करना शुरू की तो उन्होंने कहा 3 निकल गए। मैंने कहा मुबारक हो यार, 3 निकल गए तुम्हारे, तुम्हें एहसान नहीं है इस बात का, तुम्हें शुक्र नहीं है इस बात का। वहां मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, बहुत लोग हैं इस गम को बांटने के लिए। खुशी बांटने से ज्यादा वो लोग हैं जिनके साथ आप फेलियर का गम बांट सकते। तो ये 4-6 अटेम्प्ट जो आपकी आर्टिकल्स की हैं उसमें पेपर रुक भी गए और इंशाल्लाह आगे जाके निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में आप काम नहीं सीखते उस तरह का और आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बनते तो फिर आपकी इज्जत अफजाई कहाँ होगी? आर्टिकल्स के बाद जब आप इंडस्ट्री पहुंचेंगे, जब आप हैंड्स ऑन किसी चीज पर काम करेंगे, और वो इज्जत अफजाई कब तक होती रहेगी? जब तक आप उस चीज को सीख नहीं जाते।
उसके लिए कोई 6-8 अटेम्प्ट की बात नहीं है। इवन इंडस्ट्री में आदमी हो सकता है 3-4 साल तक किसी चीज पर बेइज्जत हो रहा हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबसे ज्यादा जज किस बात पे किया जाता है? किस बात पे किया जाता है? कोई आइडिया? सैलरी के टैक्स रेट पे। आपके खानदान में किसी की इनकम टैक्स सैलरी की जो टैक्सेशन बन रही होगी, वो बोलेगा मेरी इतनी सैलरी टैक्स बता दो। आप बोलेंगे यार मैं स्लैब देख के बताता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमको स्लैब नहीं पता? तो मैं कोई रहमानी कायदे की तरह उसको रट्टा थोड़ी मार रहा था बैठ के। तो बहरहाल इस तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फर्म में अगर कर ली जाए तो वो बाय प्रोफेशन पूरी जिंदगी काम आती है। उसके ऊपर एंड में हम कुछ 5-7 मिनट डिस्कस करेंगे। ये मिला के 3 चीजें हमारे आज के सेशन का एजेंडा रहेंगी। तो बहुत ही रेलिवेंट और रेलिवेंस के साथ हम इसके ऊपर जो बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं इंडक्शन के हवाले से चंद एक चीजें शुरू करता हूं, फिर हम पेपर कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा इंडक्शन पर आएंगे और सेशन को कंक्लूड करेंगे। सही, स्टार्ट करते हैं। जो प्री रिजल्ट सेशन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जिसकी मैं एक छोटी सी समरी दे दूं कि इंडक्शन के अंदर, इंडक्शन के प्रोसेस में इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग विद, और आईकैप सॉर्ट ऑफ इसमें अंदर आपका एक पार्ट होता है। सही, और आपका एक तरीके से ट्राईपार्टाइट ये एक अग्रीमेंट बन जाता है। इंडक्शन के लिए अनाउंसमेंट्स आती हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं। इंटरव्यूज हर जगह देने चाहिए, मेरी राय भी यही है। आप जब इंटरव्यू दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, किसी एक जगह से आपको ऑफर आ जाती है, जबकि आप चाहते हैं कि आप बिग 3 या किसी इस तरह की कैटेगरी या फर्म में जाएं जिसका नाम आपने सोचा हुआ है। ऐसा ही है। देखो, अब जिस तरीके से इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है ना, बिग 3 के बाद जितनी फर्म्स हैं दे आर ट्राइंग टू गेट ट्रेनीज। ये ट्रेनीज लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। हर जगह से इंडक्शन क्राइटेरिया खुलता है और हर जगह इंडक्शन हो रही होती है। अब थोड़ा सा मैंने ये चीज एनालाइज की है कि बहुत ज्यादा अब ये बढ़ गया है कि लोग इन फर्म्स को ज्वाइन करते हैं और कहीं और पर हो जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। अब चूंकि ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है तो फर्म्स को भी ये समझ आता है कि इंडक्शन में 6 महीने साल लग सकता है। इस पर कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपकी सीवी के ऊपर एक छोटा सा गैप आया हुआ है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे हैं या अगर आपके किसी कहीं पर अगर टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के स्कोर्स अगर अच्छे हैं और इंटरव्यू आपका अगर बेहतर है तो कोई इस चीज पर आपको जज नहीं करेगा कि आपका 6 महीने कहीं पर इंडक्शन नहीं हुई। तो अगर आप बिग 3 में ट्राई कर चुके हैं और फिर आपको कहीं और से ऑफर आ रही है तो आई वुड से कि ठीक है, अब अगर आपको जगह मुनासिब लगती है, लोग सही लगते हैं, क्लाइंट्स ठीक लगते हैं, आप वहां काम शुरू करें। लेकिन अगर आपने बिग 3 में ट्राई ही नहीं किया है और आप अगर कहीं पर ज्वाइनिंग दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके टाइम और उनके रिसोर्सेज का वेस्टेज है। आप जाएंगे, वो आपको कोई ना कोई इक्विपमेंट मुहैया करेंगे, लैपटॉप हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, ऑफिस के अंदर कोई छोटा मोटा काम हो सकता है कोई सीनियर 2-3 महीने आपके ऊपर वक्त लगा के आपको वो सिखाए। लेकिन जब वो चीज आपको सिखा देगा और उसके बाद आप छोड़ देंगे एब्रप्टली क्योंकि आपका बिग 3 में हो गया है, तो फिर ये उनके साथ बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाती है। मॉरली वो बड़े डाउनग्रेडेड फील करते हैं कि यार ये हमें स्टूडेंट्स जो छोड़ के जा रहे हैं, तो फायदा है इस हायरिंग प्रोसेस का। HR डिमोटिवेटेड रहता है, फर्म डिमोटिवेटेड रहती है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एथिक्स थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें कि अगर बिग 3 में आपने ट्राई कर लिया है एंड यू आर डन ट्राइंग देयर, आपको लग रहा है कि ठीक है यार अब मेरा वहां पे नहीं हुआ है, इन ऑल ऑनेस्टी तभी जाएं आप किसी और फर्म के पास जब आपको पता चले कि हाँ यार बिग 3 में नहीं हूँ। अगर बिग 3 के लिए आपके 3-4 महीने 5-6 महीने एक्स्ट्रा लग भी जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार मैं थोड़ा टाइम देके ट्राई कर लूँ, बेशक मेरा यहाँ पर हो जाए, तो फिर सही है, इट्स वर्थ द टाइम। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को तभी ज्वाइन करें व्हेन यू आर प्रोबेबल ऑन द फैक्ट कि आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर आप 3.5 साल डिस्टर्ब रहेंगे, और ये 3.5 साल की डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर एक टेंशन वाला मामला जो है वो क्रिएट करती है। फिर कुछ लोग होते हैं वो साल बाद शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से अगर आपका जहन बना हुआ है तो फिर एक आध दफा ट्राई देने में या 6 महीने टोटल इस पे लगा देने में, इस प्रोसेस में कोई मसला नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। साल बहुत बड़ा पीरियड हो जाएगा, आई वुड अगेन से फिर आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि अब अगर कोई अच्छी ऑफर है तो वहां पे हम स्टार्ट कर दें। और देखो ये कैफ का नंबर बड़ा होना और इंडक्शन के लिए सीटिंग कैपेसिटी, हायरिंग कैपेसिटी का कम होना, ये मैटर है 2019-20 का। 2019 में बहुत ज्यादा ये उरूज पकड़ गया था, 2020 में था, वहां पे ना ट्रेनिंग का नंबर पाइल अप होना शुरू हुआ जिनकी इंडक्शन नहीं हो रही थी, या जिनकी लेट इंडक्शन हुई, या जिनकी इंडक्शन नॉन बिग 3 वगैरह में हुई। तो टेक्निकली अगर तुम सोचो 2019 में अगर ये इशू शुरू हुआ है, वहां से लोगों ने ऐसी जगहों को ज्वाइन करना शुरू किया है, तो उनके बैचेस निकलना शुरू होंगे 2023 में। जो लोग अगर नॉन बिग 3 में आर्टिकल्स कर रहे हैं, कब पास आउट होंगे वो अपना सब कुछ करके, आर्टिकल्स वगैरह करके 2023-24 में। तो मार्केट में अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया ही नहीं है जिसकी मेजोरिटी नॉन बिग 4 से निकल रही है, या जिसका एक बड़ा नंबर नॉन बिग 4 से निकल रहा है, राइट? आया ही नहीं है। अब जब वो आना शुरू होंगे तो मार्केट को रियलाइज होना शुरू होगा कि हाँ यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्वांटिटी अब इन फर्म से भी आ रही है। कितने लोग PwC के लोगों को और KPMG और EY के लोगों को हायर कर लेंगे?
ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोशिश क्या होती है क्वालिफाई करते ही, आर्टिकल्स करते ही, पाकिस्तान से उठो। पहली प्रायोरिटी यही है ना। मेरा तो कोई बैचमेंट नहीं बचा यहाँ पे। चंद एक मुश्किल से हम कितना 90-92 का बैच था हमारा जब हम फर्ग्यूसन में इंडक्ट हुए थे 2014 में, 1992 पीपल का बैच। आज शायद उसमें से मैं 3 या 4 को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो पाकिस्तान में। बाकी लिटरली नहीं है, यहाँ नहीं मिलते। मैं उम्रा करने गया था, वहां इतने मिल गए थे मुझे। कोई मक्का में मिल रहा है, कोई मदीना में मिल रहा है, कोई जद्दा में टकराया, बहरहाल इतने लोग वहां मिले। क्यों? बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो जब वो फौरी तौर पे निकल जाते हैं तो क्या यहाँ की फर्म्स काम नहीं करेंगी? इधर एएफएफ, केपीएमजी और ईवाई को काम नहीं करना, डिलॉयट को काम नहीं करना? करना है बिल्कुल। इनको आर्टिकल्स के बाद असिस्टेंट मैनेजर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन जो इनकी अपनी पास आउट ब्रीड है वो कहाँ निकल जाती है? फौरी बाहर। वो तो कहती है जी डॉलर तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, ना इसाक डार के कंट्रोल में, ना मिफ्ता इस्माइल के कंट्रोल में, ना शौकत तरीन के कंट्रोल में। ये तो कंट्रोल में ही नहीं है। गाड़ी लेना अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर है। और ऑल्टो तो मतलब एसी वाला रक्षा ना, मतलब आदमी कहते जी 26 लाख में मैं एसी वाला रक्षा लूं तो मैं दुबई अबू धाबी में काम करता हूँ, रेंटल के ऊपर में कम से कम मजदा 6 तो निकलवा सकूंगा। एक थोड़ा कैलिबर मेंटेन होता है ना। आप फिर अगला लेवल होता है, आप A7 निकलवाते हैं, फिर उससे अगला लेवल हो, फिर अगला चलता चले जाता है। तो जब इन फर्म्स को असिस्टेंट मैनेजर्स हायर करने होंगे और इन फर्म्स को काम करवाना होगा तो 2023-24 में इनके पास क्या ऑप्शन होगा? अपेरेंटली कोई ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अगर आपका किसी नॉन बिग 3 फर्म्स में आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस हो भी जाता है, आप आर्टिकल्स मुकम्मल करने के बाद एज सीनियर एसोसिएट, सुपरवाइजर या AM, डिपेंडिंग ऑन योर पेपर का स्टेटस, इन फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एम्स की हायरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा कम नहीं होगी कभी भी, क्योंकि क्वालिफिकेशन वालों का नंबर उस हिसाब से चल रहा है। कैफ 1200 लोग कर रहे हैं, लेकिन फाइनल कितने लोग क्लियर कर रहे हैं एक अटेम्प्ट में? 300 से 350 का नंबर है, अगर मैं गलत नहीं है तो 250 से 350 के बीच में आपको फाइनल का नंबर नजर आएगा। इसमें से वास्ट मेजोरिटी बाहर जा रही है, थोड़ी मेजोरिटी यहाँ पे रुक रही है। तो जब वो थोड़े लोग रुक रहे हैं तो इन्हीं फर्म्स में AM लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे आपको जगह मिलेगी काम करने के लिए। और आपको से मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे लोग नहीं, जो लोग ऑनलाइन है उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, या जिन तक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये सेशन पहुंचेगा उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर आज किसी की इंडक्शन ऐसी किसी जगह पे हो भी जाती है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, अपने आपको इतना काबिल कर लेना है कि आप आर्टिकल्स के बाद 1 साल इस फॉर्म में लगा लें, यानी बिग 3 फर्म्स में लगा लें। और जब आप वहां पे या बिग 4 में आप टाइम लगा लेते हैं, उसके बाद यू कुड मूव आउट ऑफ पाकिस्तान और एनीवेयर यू वुड वांट टू गो। क्योंकि फर्म्स में हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। समझ आया क्या बोला मैंने? फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट द लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। आप अपनी आखिरी टिकट से पहचाने जाते हैं। आपने बिग 3 में, बिग 3 के अलावा किसी जगह पे आर्टिकल्स कर ली, अब आपने बिग 3 में 1.5 साल लगा लिया, अगली जॉब के लिए आप कौन है? KPMG के, AFF के, EY के, डेलॉयट के एम्प्लॉई। मैंने न्यूमरस लोगों को ही करते हुए देखा, नॉन बिग 3 से निकले, बिग 3 में कहीं पे 1 साल लगाया, फिर सऊदी, KPMG, EY अबू धाबी, KPMG ओमान, KPMG कतर, EY कतर, PwC कतर, बहुत सारे लोग गए काम करने के लिए, क्योंकि उनका लास्ट एक्सपीरियंस कहाँ का था? बिल्कुल लास्ट एक्सपीरियंस कहाँ का था? बिग 3 या बिग 4 का। फिर वंस आप अगर वहां से बाहर निकल गए, मिसाल के तौर पे आप PwC कतर पहुंच गए, अब PwC कतर से इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपका लास्ट एक्सपीरियंस कहाँ का होगा? PwC कतर का होगा। और फिर उस इंडस्ट्री से आगे मूव करना है तो वो लास्ट एक्सपीरियंस कहाँ का होगा? यानी आपने बीच में कहीं पे भी फिर किसी ऐसी एंटिटी के लिए काम नहीं करना जिसका नाम आपको CV पे नहीं चाहिए। फिर आपने कंटिन्यूसली उन एंटिटीज के लिए काम करना है, सिर्फ पहला सेक्रीफाइस है। उसके बाद फिर आप जरूरत की बुनियाद पे बिग 3 में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाम यहाँ रुक ही नहीं रही, वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। ये मेरी एनालॉजी है। तो ये मसला इतना नहीं बनेगा कि द स्काई इज फॉलिंग आफ्टर 2-3 ईयर्स, एटलीस्ट आपको सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मार्केट खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगी उस हिसाब से। फ्री मार्केट की खूबसूरती यही होती है ना, वो जरूरत के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो ये पहले सवाल का जवाब कि किसी का अगर नॉन बिग 4 में हो रहा है, किसी इमर्जिंग फर्म में हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई द स्काई इज फॉलिंग है, मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो गई है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जो एंटरप्रेन्योरशिप का रूट देखना चाहता है कि यार मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, मैं खुद से अपनी फर्म चलाना चाहता हूं, मैं खुद उसका पार्टनर बनना चाहता हूं या लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, वहां पर आपकी मेजॉरिटी पाकिस्तान की मेजॉरिटी मल्टीनेशनल नहीं है। पाकिस्तान का मेजॉरिटी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फर्ग्यूसन बहुत महंगी फर्म है। आप उनके कैलिबर पे पूरा उतर जाएंगे, यार काम भी क्वालिटी का हो रहा है और पैसे भी हमारे हिसाब से चार्ज हो रहे हैं, तो वो वाला करियर पाथ भी हमेशा अवेलेबल होता है।
मैंने इंडस्ट्री जाके ये फील किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडस्ट्री नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उनकी कंप्लायंस और उनका कोर जो काम है वही सबसे ज्यादा, उसके अंदर वो एक्सेल करते हैं, लेकिन सारे फिर दूसरी चीजों में मार खा जाते हैं। इंडस्ट्री में भी एक्सेल कर जाते हैं, हर बंदे पे डिपेंडेंट होता है, उसकी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब हर चीज रोल प्ले कर रही होती है, फिर आपका सीए का सारा बैकग्राउंड भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये जो सारी बात मैंने की कि रास्ता किसी के लिए भी एंड नहीं हो रहा। फॉर एवरी पर्सन देयर इज अ वे। आपने बस उस तरीके से सोचना है और समझने की कोशिश करनी। तो भाई अगर किसी का बिग 3 में नहीं हो पाता, बिग 4 में नहीं हो पाता, तो ठीक है, आप आर्टिकल्स जहां आपको बेहतर लग रही है आप करें, फिर उसके बाद कोशिश करें आपका साल 1.5 साल इन जगहों पे निकल जाए, और वो हो जाएगा। सुपरवाइजर सीनियर के तौर पे आपने इंटर होना है और आपने एएम की पोजीशन सिक्योर करनी है। 2 साल 2.5 साल आपने एएम लगाया, आप मैनेजर की पोजीशन पे, वहां से फिर आपको जहां मूव करना है आप मूव कर जाए। आपका जो लास्टिंग इंप्रेशन होगा वो आपकी बीएमजी, ईवाई, फर्ग्यूसन और डेलॉइट का होगा, ना कि वहां का जहां से आपने आर्टिकल्स किए। आई एम नॉट बी-लिटलिंग एनीवन, मैं किसी को बी-लिटल नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत है मार्केट की कि नाम देखा जाता है, ब्रांड देखा जाता है, सही है, ये हकीकत है मार्केट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आई क्या भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ये आपका सबसे पहला मसला जिसके बारे में मेरी ये राय कुछ इस अरसे में कायम हुई है, जब से मैंने ये मसला उठते हुए देखा। समझ आता है पॉइंट में क्या कह रहा हूं? ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलें जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, तो ये आपका बिल्कुल सबसे बेसिक यहाँ पे जो है वो मैटर हुआ। फिर अगर कोई इस तरह से कर रहा है कि यार उसकी कहीं पर हो गई है और अब वो जाना ही चाहता है बिग 3, 6 महीने साल यहाँ काम किया है, तो फिर तरीका ये होता है कि आप एनओसी के चक्कर में ख्वार ना हो। एनओसी ना मिलेगी और ना दूसरा एक्सेप्ट करेगा। आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है और नया कॉन्ट्रैक्ट उस जगह से शुरू करना है। 6 महीने साल अगर आपके इसमें लग भी जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। जिंदगी की, मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को याद हो गया कि जिंदगी की इनकम स्टेटमेंट में ये इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है। 6 महीने साल किसी को नहीं पता होता जब आप आर्टिकल्स कर लेते हैं। सब आज मुझसे, सर मुर्तजा से, सर इब्राहिम से कोई नहीं पूछता आपकी कितनी अटेम्प्ट में पर्चे निकले। तो क्वालिफाइड है, हाँ जी क्वालिफाइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरे जी, पूरे वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ भाई पूरे वाले 21 पर्चे निकले थे, 21 पर्चे निकले, बस खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद वो यही पूछते हैं कि आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है। तो ये आपका पूरा एक थिंकिंग होराइजन जो है वो इस हवाले से होना चाहिए। अब मैं सीवीज और इंटरव्यूज पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम पेपर कॉम्बिनेशन का डिस्कशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह सीवीज वगैरह को कंक्लूड करते हैं। आ जाए सर।